गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये पेज नंबर 61 पर आप लोगों को मैंने इसका पिक्चर भी भेज दिया है, फ़ोटो भेज दिया है पृष्ठ का। पेज नंबर 61 और 62 आप अपनी किताब में से निकाल लीजिए। मेरे सामने जो पृष्ठ है वो उसको आप अपनी किताब में देखकर जब भी व्याख्या करना चाहें उसको आप लोग कर सकते हैं। अपन कल यहाँ तक पढ़ा था कि छायावाद की काव्य सरणी इन आध्यात्मवादी सीमा निर्देशों से आबद्ध नहीं है, वह भावना के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो छायावादी कविता है उसमें अपरिमित भावनाएं हैं और ऐसी भावनाएं हैं, भावनाओं का प्रकटीकरण है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है और ऐसी भावना जो किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती, वहाँ भावनाओं का भावनाओं की अबाध अभिव्यक्ति होती है। अगला पैराग्राफ, आधुनिक छायावादी काव्य किसी क्रमागत अध्यात्म पद्धति को लेकर नहीं चलता। आधुनिक छायावाद अर्थात जो छायावादी कविता है उसमें कोई आध्यात्मिक पद्धति नहीं सुझाई गई है कि हम इस तरह से, पहली बात तो वहाँ ईश्वर को कि ऐसे अखंड सत्ता को नहीं माना गया है, और अखंड सत्ता को नहीं माना गया है तो उस अखंड सत्ता को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं ये भी स्वाभाविक रूप से नहीं माना गया है आधुनिक कालीन छायावादी कविता में। कि ये नहीं माना जाता कि उसको सगुण रीति से प्राप्त करना चाहिए या निर्गुण रीति से प्राप्त करना चाहिए, या फिर ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है या फिर प्रेम मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ भी बात, कोई पद्धति आध्यात्म की छायावादी कविता में हमें देखने को नहीं मिलती। नवीन जीवन प्रगति में ही उसने आत्म सौंदर्य की झलक देखी है। जो भी स्वाभाविक रूप से कि जो भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियां थीं और जो छायावादी साहित्यिक परिस्थितियां वो बिल्कुल भिन्न हैं, नितांत अलग हैं, और इन जीवन पद्धतियों में ही, नवीन वातावरण में ही छायावादी कवियों ने अपनी आत्मा का सौंदर्य देखा है, अपनी आत्मा के सौंदर्य की झलक देखी है। पारंपरिक आध्यात्म प्रायः पुरुष से प्रकृति की ओर प्रवर्तित होता है, एक चेतन केंद्र के नाना चेतना केंद्रों की सृष्टि करता है। पारंपरिक अध्यात्म मतलब भक्तिकालीन जो कविता है उसमें ये बताया गया है कि एक चेतन सत्ता है जो अजर अमर है, जो अखंड है, जो निरंतर रहने वाली है, और उसी अखंड चेतन सत्ता का ही प्रतिरूप है ये सारी सृष्टि के कण कण। तो छायावाद आध्यात्मवादी कविता या भक्तिकालीन काव्य में चेतन सत्ता, जो एक चेतन सत्ता है, उसी एक चेतन सत्ता की जो सृष्टि के अनेक कण हैं या अनेक सृष्टि के उपादान हैं, सृष्टि के अनेक उपादान हैं, वो भी अनेक उपादान भी उस एक ही चेतन सत्ता के प्रतिरूप है, ऐसा आध्यात्मिक काव्य ने माना है। किंतु छायावादी काव्य प्रकृति के चेतन सत्ता से अनुप्राणित होकर पुरुष या आत्मा के अधिष्ठान में परिणत होता है। लेकिन छायावादी काव्य में क्या है, इसका बिल्कुल विपरीत है। छायावादी काव्य में प्रकृति को चेतन सत्ता माना है, और ये प्रकृति की चेतन सत्ता आत्मा को अनेक प्रकार से झकझोरती है, इस प्रकार से या आत्मा को या भावनाओं को अनेक प्रकार से अनुप्राणित करती है, ऐसा छायावादी कवि मानते हैं। उसकी गति प्रकृति से पुरुष की ओर, दृश्य से भाव की ओर होती है। अर्थात छायावादी कविता कब निःसृत होती है, छायावादी कविता के कब प्रस्फुटन होता है, कब प्रस्फुटन होता है, जब भावनाएं, जब प्रकृति पुरुष की ओर आती है, जब प्रकृति हमें अनुप्राणित करती है, जब प्रकृति का सौंदर्य हमें हमारे हृदय में हलचल मचाता है, और दृश्य भाव की ओर, और जो सामने दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो हमारी भावनाओं को झकझोरती हैं, हमारे भाव को अनुप्राणित करती हैं, तब छायावादी कविता की उत्पत्ति होती है। और इस दार्शनिक अनुभूति के अनुकूल काव्य वस्तु का चयन करने में छायावादी कवियों ने प्रकृति के अपार क्षेत्र से यथेच्छ सामग्री ग्रहण की है। और ये एक प्रकार की दार्शनिक अनुभूति होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रकृति चलकर या गुलाब का फूल चलकर हमारे मन में आ रहा है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये एक दार्शनिक अनुभूति है, एक अनुभव करने की चीज़ है, एक फील करने की बात होती है कि ये जो प्रक्रिया होती है, प्रकृति का भावनाओं को झकझोरना या प्रकृति का आत्मा तक आना,
ये जो एक जो ये प्रक्रिया होती है, ये कवियों को ऐसी अनुकूल लगती है, कवियों को इतनी प्रिय लगती है ये प्रक्रिया कि प्रकृति का सौंदर्य उन्हें आकृष्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया इतनी छायावादी कवियों को इतनी आकृष्ट करती है कि उन छायावादी कवियों ने इस प्रक्रिया के तहत कि प्रकृति की जो मुख्य सत्ता है वो जब उनके भावनाओं को झकझोरती है, तो वे प्रकृति को अनेक प्रकार से अनेक रूप में प्रेम करने लगते हैं और वे छायावादी कवि उस अपनी प्रिया प्रकृति को अनेक रूपों से देख पाते हैं और अपने काव्य की विषय वस्तु बना पाते हैं। प्रसाद जी जो छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, अपनी आरंभिक रचनाओं में प्रकृति की रमणीयता से आकृष्ट होकर उसके सौंदर्य प्रभावों को व्यक्त करते हैं। तो लिखा है कि आरंभिक कविता में प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जयशंकर प्रसाद को, और वो ऐसा मानते हैं कि जो छायावादी कवि प्रसाद हैं वे अपनी आरंभिक रचनाओं में उन्होंने क्या माना है कि प्रकृति कितनी सुंदर, प्रकृति की रमणीयता मतलब प्रकृति के सौंदर्य की ओर वे आकृष्ट होते हैं और उन आकर्षणों को वे अपने कविता का विषय बनाते हैं। उनका प्रारंभिक काव्य प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर अधिष्ठित है, अर्थात उनका जो प्रारंभिक कविताएं हैं, कामायनी जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उनका एक जो प्राकृतिक काव्य है वो उनका जो आरंभिक काव्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य जो मानवीय मन को आकृष्ट करता है, इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। इस व्यक्त सौंदर्य वस्तु का प्रभाव कवि के काव्य में एक हल्की रहस्य भावना की सृष्टि करता है। लिखते हैं लेखक कि जो ये व्यक्त सौंदर्य कौन सा, ये जो दिखाई देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका प्रभाव कवि के हृदय पर इतना सुंदर पड़ता है कि काव्य वो एक रहस्य में घूमने लगता है कवि। और जो ये प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, प्रकृति द्वारा मन को आकृष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, ये मन को आकृष्ट करने की प्रक्रिया एक सौंदर्य की सृष्टि करती है, और ऐसा सौंदर्य है जिसमें कवि रहस्य ढूंढने लगता है और वो एक रहस्य के लोक में चला जाता है। लिखते हैं, झरना और आंसू में यह सौंदर्य सत्ता क्रमशः विकसित होकर कवि की भावना में और भी गहराई लाती है और कवि प्रेम तत्व के निरूपण में संलग्न दिखाई देता है। और यहाँ तक कि वो इतना गहरे प्रभावित होते हैं प्रकृति से। लेखक ने नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना और आंसू काव्य का यहाँ पर उदाहरण दिया है, और वो ये कहते हैं कि झरना और आंसू में जो प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक उनको प्रभावित करता है, उनकी भावनाओं को इतना आकृष्ट करता है कि वो गहराई से प्रकृति को प्रेम करने लगते हैं, और प्रकृति को ऐसा प्रेम करने लगते हैं कि प्रकृति उनके लिए एक प्रिया के रूप में, एक प्रेम भाव उनके मन के साम्राज्य पर छा जाता है, और वे स्वयं एक प्रेमी हो जाते हैं और प्रकृति उनकी प्रिया हो जाती है। लहर के गीतों में मानव जीवन के विविध पहलुओं के साथ जीवन तत्व के समन्वय का प्रयत्न है। जहाँ तक लहर काव्य की कविता की बात है, उसमें मानव जीवन के विविध पहलू, मानव जीवन के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उनका प्रकृति से तादात्म्य स्थापित किया हुआ कवि बताता है। कामायनी काव्य में जीवन की अनुभूतियाँ अपनी व्यापकता में प्रदर्शित हैं, और उन सब का समाहार कवि के जीवन दर्शन आनंदवाद में किया गया है। तो कामायनी तो एक ऐसा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा हुआ, जिसमें प्रकृति अपने व्यापक रूप में सामने आती है। पूरी कविता प्रकृति की कविता है, और वो प्रकृति जो है वो इतना अधिक कवि की भावनाओं को प्रभावित करती है, झकझोरती है कवि की भावनाओं को, कवि की लेखनी को प्रभावित करती है भावनाओं के माध्यम से, कि कवि जो है वो प्रकृति के सौंदर्य में ही रहस्य की बात करने लगता है, रहस्य में डूबने लगता है, और प्रकृति के क्रियाकलापों के साथ मानवीय मन के क्रियाकलापों का समन्वय स्थापित करके प्रकृति और मानवीय मन को एकाकार भी करता चलता है। और इस प्रकार से एक आनंदानुभूति की जो कल्पना कवि करता है, वो कल्पना साकार होके उसको स्वयं को आनंदानुभूति से युक्त कर देती है। प्रसाद जी के काव्य के अभिनव भाव विस्तार को देखते हुए मध्य युग का धार्मिक और सांप्रदायिक आध्यात्म काव्य बहुत कुछ सीमित और परतंत्र प्रतीत होता है। तो लेखक ये कहते हैं कि जब हम प्रसाद जी के काव्य का भाव पक्ष देखते हैं और
आध्यात्मिक काव्य या भक्ति काव्य का भाव पक्ष देखते हैं तो दोनों के भाव पक्ष को देखने पर ऐसा लगता है कि प्रसाद का जो भाव पक्ष है या प्रसाद की कविता का जो भावनात्मक स्वरूप है वो बहुत अधिक व्यापक है बजाय भक्तिकालीन काव्य के भावनात्मक स्वरूप के। केवल एक प्रासंगिक उदाहरण लेकर देखना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। सूरदास का राधा कृष्ण संबंधी श्रृंगारिक काव्य अपनी स्वाभाविक भावभूमि पर भी अत्यधिक विशद और आकर्षक है। वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गोपियों के प्रेम का विकास एक आध्यात्मिक समारोह ही कहा जा सकता है, परंतु एक सीमा तक ही यह सुंदर पद्धति देखने को मिलती है। आगे चलकर गोपियों की मान लीला और कृष्ण द्वारा मान मोचन के प्रयत्नों का जो दिग्दर्शन कराया गया है वह अपनी प्रकृत भूमि पर वैसा भावनामय नहीं हो पाया। प्रत्येक गोपी के घर बारी बारी से जाकर उसकी अभिलाषा पूर्ति का प्रयत्न जैसा वह सूरदास के काव्य में चित्रित है, आध्यात्मिक रूढ़ि के अनुकूल भले ही हो, काव्य की उदात्त भाव व्यंजना में सहायक नहीं है। संभव है तत्कालीन काव्य पद्धति में वैसे चित्रण अपवाद न माने जाते हों, पर आज वे चित्रण संभोग श्रृंगार के वे दृश्य सुरुचिपूर्ण नहीं कहे जा सकते। फिर भी मध्यकालीन धार्मिक काव्य की परिधि में उनका निर्माण हुआ है और बहुत से भक्त उन्हें गाकर आज भी अलौकिक आनंद उपलब्ध करते हैं। उनका यह आनंद उक्त प्रसंग की रहस्यवादी धारणा के कारण ही है या उन दृश्यों के यथातथ चित्रण में ही उनकी भावना रमती है, यह तो वे ही बता सकते हैं। यहाँ हमें केवल इतना ही कहना है कि नवीन छायावादी काव्य शैली में ऐसे चित्रणों के लिए, चाहे वे किसी के भी अंतर्गत हों, स्थान नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो सूरदास का वर्णन है, जो संयोग श्रृंगार का चित्रण जब सूरदास करते हैं कि जहाँ राधा और कृष्ण या राधा और कृष्ण का जहाँ पर मिलन स्थल है या जहाँ पर रास का वर्णन किया गया है संयोग श्रृंगार में, यहाँ गोपियों के साथ कृष्ण रास रचाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य की सुषमा का भी वर्णन करते हैं, या यमुना के किनारे कदम्ब के नीचे किए गए मान मनोहार का जब चित्रण सूरदास करते हैं तो लेखक के अनुसार वो चित्रण एक सीमा तक तो पाठकों को प्रिय लगता है, लेकिन उसके बाद वो चित्रण पाठकों को प्रिय नहीं लगता है। वो उसमें धार्मिकता की भी अनुभूति तो करते हैं, लेकिन धार्मिकता का भाव जो है, वो धर्म का भाव जो है या भक्ति का जो भाव है वो थोड़ी देर तक तो उनको रमाए रखता है उस सामग्री में, उस पाठ्य वस्तु में, लेकिन धीरे धीरे करके वो रमण की प्रक्रिया पाठकों की धीरे धीरे करके धीमी होती जाती है या महीन होती जाती है और वे थोड़ा सा वो चीज़ उनको प्रिय नहीं लगती। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी ही रहा करती होंगी और अभी भी जो भक्त मानसिकता के हैं, जो भक्त लोग हैं, वो अपने जो सूरदास द्वारा रचा गया जो कृष्ण काव्य का संयोग श्रृंगार है, वे उसमें अभी भी भक्ति भावनाओं को खोजकर और उस भक्ति भावनाओं को पाकर आनंदित होते हैं। और वैसे ये सही भी है कि अपने समय का साहित्य अलग अलग प्रकार की मनस्थिति का होता है, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति में लिखा हुआ साहित्य अलग प्रकार का होता है। इसलिए किसी भी पुराने साहित्य को नवीन साहित्य से यदि हम तुलना करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। सारांश ये है कि हमारा नया काव्य अपनी स्वतंत्र दार्शनिकता के साथ ही अपनी भावभूमि और अनुभूति क्षेत्र में भी परवर्ती काव्य से पृथक सत्ता रखता है, जिसका यथार्थ परिचय हमें साहित्यिक विवेचना की इस स्वतंत्र परिपाटी का अभ्यास करने पर ही प्राप्त हो सकता है, जिसका संकेत ऊपर किया गया है। साहित्यिक शैलियों में का स्वतंत्र और कालात्मक अनुशीलन आज की साहित्य मीमांसा के लिए आवश्यक है। आज छायावादी काव्य शैली को स्थानांतरित करती हुई नई शैलियाँ भी हिंदी के क्षेत्र में अवतरित हो रही हैं, नए वादों का आगमन हो रहा है, नई भाषा शैली प्रतिष्ठित हो चली है। इस समस्त परिवर्तन का साहित्यिक आकलन अपेक्षित है। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। छायावाद की साहित्यिक शैली में एक नई दिशा का आभास महादेवी जी के काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर हुआ है। उनका काव्य पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। रहस्योन्मुखी मतलब पूरा का पूरा उनका महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो रहस्यवाद की स्थापना करता है और एक रहस्य लोक में पाठकों को प्रवेश करवाता है। और एकांतिक है, जो एकांतिक का अर्थ ये है कि महादेवी का जो काव्य है वो हमें एकांतिक भावनाओं या एकाकी भावनाओं की ओर ले जाता है और
जो पाठक है, महादेवी के काव्य का जो पाठक है, वो स्वयं को भी महादेवी के रूप में ही, चूँकि महादेवी वर्मा का खुद का जीवन भी जो है वो एकाकी रहा है और उन्होंने एकाकीपन के अवसाद को झेला है, तो वो उनका काव्य में भी वो उनका एकाकीपन प्रकट होता है। और वो महादेवी के पाठक भी जो हैं वो भी एकांतिक जगत में जाने को मजबूर हो जाते हैं। छायावाद को सामान्य काव्य शैली से उनको पृथकता स्वीकार उनकी पृथकता स्वीकार करनी होगी। इसके पश्चात बच्चन जी का नया काव्यवाद हिंदी के क्षेत्र में आया। इसी समय छायावादी काव्य शैली के कतिपय अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य प्रयोग प्रारंभ किए, जिनमें पंत जी एक प्रमुख प्रयोक्ता थे। यथार्थवादी जो काव्य है वो प्रगतिवादी काव्य के लिए ही दूसरा शब्द प्रयुक्त किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने, कि छायावादी कवियों ने ही थोड़ी सी पलायन किया अपनी काव्य शैली से और धीरे धीरे कुछ कवियों ने प्रगतिवादी या यथार्थवादी काव्य लिखना आरंभ किया, जिसमें पंत और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी प्रमुख हैं। चित्रण शैली और प्रेरणा भूमि दोनों में पूर्ववर्ती काव्य की अपेक्षा पर्याप्त अंतर दिखाई दिया। तो छायावादी काव्य की जो काव्य शैली है या काव्य जो भावभूमि है वो उससे जो प्रगतिवादी काव्य शैली है उसकी भावभूमि है वो बिल्कुल अलग है। नया काव्य प्रवर्तन आरंभ हो चुका है, परंतु शैली के रूप में उसकी नूतन प्रतिष्ठा होने में कुछ समय लगेगा। इस नवीन प्रवर्तन के मूल में नई विचारणा, नई चिंतन पद्धति, नवीन जीवन दृष्टि नहीं है, नई कला शैली की भी सत्ता है। तो जिस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी का ये जो निबंध काफ़ी पहले लिखा गया होगा और उस जब छायावादी काव्य का अवसान हुआ होगा और प्रगतिवादी काव्य का आरंभ हुआ होगा, उस समय का ये निबंध लिखा हुआ लगता है। तो ये जो नया काव्य प्रवर्तन हो रहा है या नई नई शैलियाँ आ रही हैं, नए वाद आ रहे हैं, नई तरह की काव्य शैली रची जा रही है, नई तरह की कविताएं रची जा रही हैं, तो लेखक ये कहते हैं कि न सिर्फ भाव की दृष्टि से बल्कि शैली की दृष्टि से भी नवीन शैली में काव्य रचनाएं हो रही हैं। स्वभावतः यह नवीन निर्माण कल्पना प्रधान छायावादी काव्य निर्माण की अपेक्षा अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, छायावादी काव्य जिस प्रकार से कल्पना प्रधान रहा करता होगा, छायावादी काव्य जिस प्रकार से कल्पना प्रधान और रहस्यवादी काव्य रचा गया था छायावाद में, उसके स्थान पर जीवन बदला, समय बदला और यथार्थ चित्रण शैली का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। पर शैली की ये यथार्थ अपने अंतर्गत कितनी विभिन्न और दूरवर्ती भावना सरणियों को आत्मसात कर सकेगा, ये तो नवीन सांस्कृतिक विकास और भविष्य की सामाजिक प्रकृति अवलंबित है। अभी इसके संबंध में कोई निश्चयात्मक ये तो साधारण बात है। धन्यवाद।